हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज़ रिवायत में। रात के अंधेरे में जब दुनिया की हर आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में ढल जाती हैं, जब हवा भी रुक सी जाती है, तब कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान सुन सकता है। और धीरे धीरे वो आवाज़ें उसके दिमाग में नहीं, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी में घुल जाती हैं। क्या होता है जब इंसान अपने ही दिमाग पर कंट्रोल खो देता है? क्या होता है जब डर इतना गहरा हो जाता है कि वो रियलिटी बन जाता है? और क्या होता है जब साइंस और फेथ एक ही इंसान के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि इसी के ऊपर कई सारी फिल्म्स बनी हैं। ये एक रियल इंसिडेंट है, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने की कोशिश आज भी दुनिया कर रही है। ये कहानी है एनालीस मिशेल की, एक ऐसे लड़की जिसके साथ जो हुआ उसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ साइंस और एक तरफ फेथ, और बीच में एक जिंदगी। और आप देख रहे हैं राज रिवायत। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शंस, सिचुएशंस और रेफरेंसेस सुनेंगे जो इमोशनली और मेंटली डिस्टर्बिंग हो सकती हैं। इस कहानी में रियल केस से जुड़ी हुई बातें, और आगे चलकर आपको कुछ ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां हम रियल टेप्स और रिकॉर्डिंग से इंस्पायर्ड सेगमेंट्स यूज़ करेंगे। अगर आपका दिल कमज़ोर है, अगर आप एंजाइटी या फियर से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, तो इस वीडियो को रात में अकेला ना देखें, क्योंकि कुछ आवाज़ें और कुछ सीन्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके दिमाग पर गहरा असर छोड़ दें। और कहानी की शुरुआत से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये कहानी एक रियल हिस्टोरिकल केस पर बेस्ड है, जिसमें एक यंग लड़की की ज़िंदगी, उसकी बीमारी, उसका दर्द और उसके साथ हुए डिसीजंस शामिल हैं। इस वीडियो में बताई गई बातें कोर्ट रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, आई विटनेस अकाउंट्स और डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस पर आधारित हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी देना है, ना कि किसी भी तरह के अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ या हार्मफुल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना। आप इस कहानी में एग्जॉर्सिज्म जैसे रिचुअल्स के बारे में सुनेंगे, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ कंडीशंस जैसे एपिलेप्सी, साइकोसिस या सिवियर डिप्रेशन एक मेडिकल रियलिटी हैं, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट सिर्फ ट्रेन डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स ही दे सकते हैं। हम किसी भी तरह से ये सजेस्ट नहीं करते कि ऐसे केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर किया जाए। ये कहानी एक ट्रेजेडी है, एक ऐसी ट्रेजेडी जहाँ गलत समझ, डर और विश्वास के बीच एक जिंदगी खो गई। व्यूअर डिस्क्रिशन स्ट्रांगली एडवाइज्ड। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनना पसंद है तो राज रिवायत को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 21 सितंबर 1952 वेस्ट जर्मनी के बवेरिया रीजन के लेबिफिंग नाम के एक छोटे से टाउन में एक लड़की पैदा होती है, और उसका नाम रखा जाता है एना एलिजाबेथ मिशेल। बाद में लोग उसे एनालीस मिशेल के नाम से जानने लगे। उसका बचपन एक ऐसे घर में गुजरा जहाँ रिलीजियन सिर्फ एक बिलीव नहीं, बल्कि एक स्ट्रिक्ट रूल था। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थी और हर छोटी गलती को पाप माना जाता था। बचपन से ही उसे घंटों तक प्रार्थना करना, पनिशमेंट के रूप में ठंडी ज़मीन पर सोना और अपनी गलतियों के लिए गिल्ट फील करना सिखाया जाता था। धीरे धीरे ये गिल्ट उसके अंदर बस गया, एक ऐसा डर कि शायद वो कभी एनफ नहीं है। बाहर से वो एक सिंपल, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड लड़की थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल प्रेशर और फियर के साथ जी रही थी। उसके पापा जोसेफ एक सिंपल सॉमिल वर्कर थे, और उसकी माँ एना मिशेल एक हाउसवाइफ थी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। 1968 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी, उसकी ज़िंदगी में पहला बड़ा झटका आया।
एक दिन अचानक उसका शरीर फ्रीज हो गया, वो बोल नहीं पाई और उसे ब्लैकआउट हो गया और उसे पहला सीजर आया। हमारे यहाँ इसे फिट्स कहते हैं। डॉक्टर्स ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी डायग्नोस किया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मेडिसिन दी गई, लेकिन उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई। सीजर्स के साथ साथ उसने बताना शुरू किया कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं, पहले धीमी, फिर इतनी क्लियर कि वो उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती थी। ये आवाज़ें उसे कहती थी कि वो कर्स्ड है, वो नर्क में जलेगी। ये सिर्फ एक सिम्टम नहीं था, ये शायद उसके बचपन के गिल्ट का एक डरावना रूप था जो अब आवाज़ बन चुका था। 1970 के बाद उसकी मेंटल कंडीशन और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने इसे साइकोसिस बताया, उसे हैलुसिनेशंस होने लगे, वो डरावने चेहरे देखने लगी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास खड़ा है। रात में वो चिल्लाने लगती थी, सो नहीं पाती थी और धीरे धीरे उसने अपने आप पर कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। सबसे अजीब बात ये थी कि वो रिलीजियस चीज़ों से रिएक्ट करने लगी। क्रॉस देखकर डर जाती थी, चर्च में एंटर करने से मना करती थी, बाइबल के पास आने पर अनईजी फील करती थी। उसके परिवार के लिए ये एक बड़ा साइन था। उन्होंने माना कि ये सिर्फ बीमारी नहीं है, ये सिर्फ आवाज़ें नहीं थी, ये कुछ और था जो धीरे धीरे उसकी ज़बान से बोलना शुरू हो चुका था। फिर 1973 से 1974 तक सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। एनालिस ने कहना शुरू किया कि उसके अंदर अलग अलग आवाज़ें हैं। वो उनसे बात करती थी और कहती थी कि ये आवाज़ें उसकी नहीं हैं। कभी वो अपने पेरेंट्स से नॉर्मल बात करती थी और अचानक एक अलग टोन में बोलने लगती थी, जैसे कोई और उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। कभी वो अपने आप को मारती थी, कभी बाल खींचती थी, चिल्लाती थी और फिर कुछ देर बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी। ये ड्यूअल पर्सनालिटी बिहेवियर सबको कंफ्यूज कर रहा था। उसने खुद कहा कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जैसे कोई मुझे अंदर से पुश कर रहा है। ये एक हेल्पलेस क्राई थी, एक शरीर लेकिन कई आवाज़ें, हर एक अलग आवाज़। इस फेस में उसका परिवार पूरी तरह कन्विंस हो गया कि ये डेमोनिक पोसेशन है। डॉक्टर्स कहते रहे कि ये न्यूरोलॉजिकल और मेंटल इलनेस है, लेकिन परिवार ने फेथ को चूज़ किया। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि खुद एनालिस ने भी मानना शुरू कर दिया था कि उसके अंदर कुछ है और उसने एग्जॉर्सिज्म की डिमांड की। उसने कहा, प्लीज़ उन्हें बाहर निकालो। ये वो मोमेंट था जहाँ से कहानी वापस नहीं आ सकती थी। 1972 में कैथोलिक चर्च से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन मांगी गई। पहले रिजेक्ट हुआ, लेकिन बाद में अप्रूव हो गया। दो प्रोसिस्ट को अपॉइंट किया गया, अर्नोल्ड रेंस और एर्नस्ट आल्ट। 24 सितंबर 1975 को पहला एग्जॉर्सिज्म सेशन परफॉर्म हुआ। यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे डार्क फेस शुरू हुआ। जब एग्जॉर्सिज्म शुरू हुआ तब पहली बार ये आवाज़ें रिकॉर्ड हुई और इन रिकॉर्डिंग्स ने दुनिया को हिला दिया। Ich hab Recht dazu, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist saublöde Weib. Für uns gibt's kein Zurück. Nie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünfte Mal. Das war 6. अगले 10 महीने में टोटल 67 एग्जॉर्सिज्म सेशंस किए गए। हर वीक 1 या 2 सेशंस और हर सेशन 3 से 4 घंटे तक चलता। प्रिसिस्ट का कहना था कि उसके अंदर 6 डेमॉन्स हैं: लूसीफर, केन,
जुडास, नेओर, ऑल्डॉफ, हिटलर और फ्लिशमैन। सेशन के दौरान उसका बिहेवियर एक्सट्रीम हो गया। वो अलग अलग आवाज़ों में बोलती, कभी ग्रॉल करती, कभी चिल्लाती, कभी प्रसिस्ट को चैलेंज करती, तुम हमें नहीं निकाल सकते। इस वक्त उसकी आवाज़ उसकी नहीं लग रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। जैसे जैसे रिचुअल्स बढ़ते गए, उसका शरीर और दिमाग दोनों टूटने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इंसेक्ट्स खाने लगी, कॉकरोचेस, मक्खियाँ, कभी ज़मीन के कीड़े उठाकर मुंह में डाल लेती। एक बार उसने मरे हुए बर्ड्स के सर को उठाकर खाने की कोशिश की। कभी वो अपना खुद का यूरिन पीती, कभी घंटों तक ज़मीन चाटती रहती। वो घुटनों पर इतनी देर तक प्रार्थना करती कि उसके लिगामेंट्स डैमेज हो गए, उसके शरीर पर घाव बन गए, लेकिन रिचुअल्स नहीं रुके। जो कुछ उसके साथ हो रहा था वो समझ के बाहर था, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में सब कुछ कैप्चर था। सबसे डेंजरस फेज तब आया जब उसने खाना पीना लगभग बंद कर दिया। उसका वेट गिरकर सिर्फ 30 किलो रह गया। वो इतनी वीक हो गई कि चल भी नहीं पाती थी। फिर भी सेशंस कंटिन्यू रहे। धीरे धीरे वो बेड रिडन हो गई, एग्जॉस्टेड, ब्रोकन, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं रुका। जब उसकी कंडीशन अपने सबसे वीक पॉइंट पर थी, तब भी ये आवाज़ें नहीं रुकी। 1 जुलाई 1976 उसकी डेथ हो गई। कॉज लिखा गया माल न्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन। एक ऐसी डेथ जो धीरे धीरे हुई और शायद रोकी जा सकती थी। क्या ये आवाज़ें सच में किसी और की थी या उसके अपने दिमाग में गूंज रही थी? उसके डेथ के बाद उसके पेरेंट्स और दोनों प्रसिस्ट पर केस हुआ। कोर्ट में डॉक्टर्स ने कहा ये अनट्रीटेड मेंटल इलनेस थी। डिफेंस ने कहा ये रियल पोसेशन था। आखिरकार कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और पनिशमेंट दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि क्या एनालिस मिशेल सच में पोसेस्ड थी या वो एक पेशेंट थी जिसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला। ये एक ऐसी कहानी है जहां सच और विश्वास के बीच की लाइन इतनी ब्लर हो गई थी कि आज तक कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि असली डर किस चीज़ का था, शैतान का था या इंसान के दिमाग का। हर कहानी में एक सच होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ सच और डर इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। एनालिस मिशेल की कहानी हमें सिर्फ डर नहीं देती, बल्कि एक सवाल देती है, क्या होता अगर उसे सही वक्त पर सही मदद मिलती। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर हमारे अंदर ही होता है। और आप देख रहे हैं राज़ रिवायत, जहां हर कहानी के पीछे होता है एक सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। शुक्रिया।